हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। अब इस चैनल पे हम आपको क्लास 12th की यूपी बोर्ड की फिज़िक्स का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। हम जो भी न्यूमेरिकल टच करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस टच करेंगे, उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। टॉपिक से एक दिन में हम पर डे 2 से 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे अपने पर सारे वीडियो में, लेकिन हम उन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, वो फॉर्मूले कहाँ से आए हैं और वो फॉर्मूले किस किस काम आते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोले पर 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उन पर कितना बल लगेगा? देखिए जिस तरह से एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल का। F बराबर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये कब लगता है? जब कोई भी दो m1 m2 द्रव्यमान की वस्तु एक दूसरे से r दूरी पे स्थित हो, तो इनके बीच कितना बल लगेगा? ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, ये वस्तु इस पे बल लगाएगी और ये वस्तु इस पे, और कितना बल लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतना। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो प्योरली आकर्षणवश रहता है, मतलब ये वस्तु इसे आकर्षित करेगी और ये वस्तु इसे आकर्षित करेगी। इसी प्रकार नेचर में एक दूसरा फोर्स भी आता है, उस फोर्स का नाम है वैद्युत स्थितिकी बल। वैद्युत स्थितिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कब आता है? ये लगता है दो आवेशों के बीच। आपको पता होगा कि आवेश का जो अस्तित्व होता है वो हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। मतलब एक वस्तु है, अगर इसका कुछ द्रव्यमान है तो इसे आवेशित किया जा सकता है। क्लियर? मान लेते हैं एक वस्तु को मैंने आवेशित किया इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन दे के। आवेश को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो उसको इलेक्ट्रॉन दीजिए या तो उससे इलेक्ट्रॉन लीजिए। तो मान लिया मैंने इसे आवेश दिया Q1 और एक दूसरी वस्तु है उसे मैंने आवेश दिया Q2। दोनों के बीच की दूरी है R। तो इस स्थिति में इनके बीच जो वैद्युत स्थितिकी बल या फिर जिसे हम कहते हैं कूलम्ब बल, जो कूलम्ब बल लगेगा, कूलम्ब बल जो लगेगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका मान होता है 1/4πε0 कैपिटल K इंटू आवेश का परिमाण इंटू दूसरे आवेश का परिमाण अपॉन R का स्क्वायर। जहाँ पे इस 1/4πε0 का पूरा मान होता है 9 × 10⁹। K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और इसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। वैसे जो परावैद्युतांक होते हैं वो कुचालक पदार्थ होते हैं, जो परावैद्युत होते हैं वे कुचालक पदार्थ होते हैं, उनका कुछ परावैद्युतांक होता है। जैसे इस K का मान 1 होता है निर्वात के लिए, इस K का मान 1.008 अप्रॉक्स होता है एयर के लिए। हम एयर जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल में एयर दिख जाएगा तो वहाँ भी उस K का मान हम 1 ही रखते हैं। K का मान लगभग 81 होता है जल के लिए। ऐसे ही अलग अलग पदार्थों का K का मान अलग अलग होता है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि अगर कोई दो आवेशित वस्तु है तो हमेशा उनके बीच कौन सा बल लगता है? कूलम्ब बल। अब बात करते हैं कूलम्ब बल की। कूलम्ब बल का जो नेचर होता है ये एक केंद्रीय बल होता है। इसकी कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। ये एक केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल होने का मतलब ये हुआ कि अगर एक वस्तु आवेशित वस्तु ऐसे है, एक दूसरी आवेशित वस्तु ऐसे है, तो इनके बीच जो कूलम्ब बल लगेगा वो हमेशा उसी रेखा पे लगता है
जिस रेखा पे ये दोनों आवेश एक दूसरे को जोड़ते हैं, इसी रेखा पे दोनों आवेश एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो ये इसी रेखा पे। एक चीज़ और, अगर समान आवेश है, मान लीजिए दोनों आवेश प्लस प्लस हैं, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण रिपल्शन होता है। अगर विपरीत आवेश हैं तो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। क्लियर। अगर दोनों ही माइनस तो फिर दोनों समान, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश क्या होते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह विशेष गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को क्या करे, आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। ये किसी वस्तु का एक विशेष गुण होता है। ठीक है। आवेशों के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, जैसे आवेशों की प्रकृति हो गई, आवेशों का क्या नाम है, क्वांटीकरण सिद्धांत हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके और प्रॉपर्टी की। तो पहला बल हो गया, ये केंद्रीय बल है। दूसरा, ये संरक्षी बल है। आपने पढ़ा होगा जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल होता है। और संरक्षी बल वो होते हैं, संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। उन्हें हम कौन सा बल कहते हैं? संरक्षी बल। निर्भर नहीं करता। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है, जैसे वैद्युत बल भी संरक्षी बल है, कूलम्ब बल भी संरक्षी बल है। लेकिन जैसे फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। जैसे विस्कस फोर्स, श्यान बल संरक्षी बल नहीं है। इन सब के थ्रू किया गया काम पथ पर निर्भर करता है, लेकिन जो बल संरक्षी बल होते हैं उनके थ्रू किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि वैद्युत बल या कूलम्ब बल केंद्रीय बल होता है, ये संरक्षी बल होता है। तीसरी बात कि क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है। सबसे खास बात, ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होने का मतलब क्या हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का मतलब ये हुआ कि अगर इस आवेश ने, मान लीजिए पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, मान लीजिए इस पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है। अगर पहले आवेश ने दूसरे पे एक बल लगाया, कितना? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अगर पहले आवेश ने दूसरे पे एक बल लगाया तो ये नियम ये कहता है कि दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर बल लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो दूसरे पे लगने वाला बल पहले वाले के कारण और पहले पे लगने वाला बल दूसरे वाले के कारण, यानी ये इस पे भी बल लगा रहा है और ये इस पे भी बल लगा रहा है। ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं, मतलब जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे भी लगाएगा। और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये काम करेगा इधर तो ये काम करेगा इधर, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो इतनी चीज़ें हम लोग समझ गए कूलम्ब बल से संबंधित। इसका फार्मूला भी हम समझ लिए। कूलम्ब बल का फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पे 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। अब बात कर लेते हैं ε0 क्या है। ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान होता है, कितना होता है इसका मान? इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। चलिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल में हमें कह रहा कि दो आवेश हैं। चलिए भाई, एक आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश हो गया। इस आवेश का मान लेते हैं Q1, इस आवेश का मान लेते हैं Q2। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ये दो आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? तो दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये R हमने मान लिया। ये हमेशा एक दूसरे को इसी लाइन पे बल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा बल है हमने कहा था केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल वो होते हैं जो हमेशा बल किधर लगाते हैं? उसी लाइन पे लगाते हैं जिस लाइन पे दोनों बॉडी एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हो। याद रहे, आवेश का अस्तित्व हमेशा द्रव्यमान से होता है। जो वस्तु द्रव्यमान है जिसके पास, उसी को आवेशित किया जा सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं Q1 का मान हो गया, Q2 का मान हो गया। R कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, MK सिस्टम में। तो 30/100 यानी 3/10 मीटर। अब हमको निकालना है कितना बल लगना है। तो F का मान, F बराबर 1/4πε0 के Q1
Q2 अपॉन R का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ज़रा ध्यान से। क्योंकि यहाँ वायु में रखा हुआ है तो वायु के लिए K का मान कितना होता है 1, तो K का मान तो सीधे सीधे हो गया भाई 1। चलिए, और इस 1/4 पर एप्सिलॉन 0 का मान हम पहले बता चुके हैं 9 × 10 की पावर 9, तो हम रखते हैं 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 पहला आवेश, तो इसका मान है 2 × 10 की पावर -7 इंटू Q2 3 × 10 की पावर -7 अपॉन R²। R का मान कितना 3/10, 3/10, तो 3/10 इंटू 3/10। इस 3 से ये 3 कैंसिल और इस 3 से ये कटा 3 बार में। क्लियर, आगे देखते हैं हम। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, तो 3 दूना 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7, 10 की पावर -14 इंटू ये वाला 10 × 10 ऊपर पहुँच जाएगा 100, 10 की पावर 2 ऊपर पहुँच गया, ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, सबसे नीचे का टर्म मल्टीप्लिकेशन में सबसे ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये तो रूल होता है। चलिए, अब इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 × 10 की पावर 9 और 2 11, 11 में से 14 गया तो -3, यानी कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन होगा। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। आप देख लीजिए इसको एक बार पूरा सॉल्यूशन, एक एक चीज़। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 1.2। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश। तो पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में, ये चीज़ अंडरलाइन कर लेते हैं। एक चीज़ ये हमने देख लिया 0.2 न्यूटन का बल लगता है यदि दूसरे गोले पर आवेश इतना है। चलिए, तो हम देख लेते हैं पूरी चीज़ें क्या क्या कह रही हैं। कह रहा है एक गोला है जिस पे आवेश है Q1 और इस आवेश का मान है 0.4 माइक्रोकूलम। अब इससे कुछ दूरी पर, R दूरी पर एक दूसरा आवेशित गोला रखा हुआ है जिस पे आवेश है Q2 और इसका मान दे दिया है 0.8 माइक्रोकूलम। पहले इस माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज, क्योंकि माइक्रोकूलम आवेश का छोटा मात्रक होता है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 0.4 × 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि हमको पता है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम। और इसको हम लिखेंगे 0.8 × 10 की पावर -6 कूलम। दोनों के बीच की दूरी R हमें ज्ञात करनी है। और हमें क्या कह रहा कि इस गोले की वजह से इस पे लगने वाला जो बल है, यानी कि फोर्स ऑन पहला गोला दूसरे गोले के कारण, पहले गोले पे लगने वाला बल दूसरे गोले के कारण का मान दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो Q1 पता, Q2 पता, F12 पता, और एक चीज़ और कह रहा वायु में है, तो वायु में रखने की वजह से K का मान कितना हो जाएगा, लगभग 1। चलिए, अब इसे कुछ नहीं करना, बस हमें कूलम बल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला में पता है कूलम बल का F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। चलिए, वैल्यू पुट करते हैं। इस पूरे हिस्से का मान हम बता चुके हैं आपको 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान 0.4 × 10 की पावर -8, सॉरी -6 इंटू Q2 का मान 0.8 × 10 की पावर -6 अपॉन R का स्क्वायर बराबर F। हमें तो R की ही वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को R के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। R बराबर R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 × 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 अपॉन F यहाँ नीचे आएगा, R स्क्वायर यहाँ गया है तो F नीचे आएगा। F का मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन, तो F की वैल्यू हो गई 0.2। अब ये 0.2 से 4 कट गया 2 बार में। क्लियर, अब क्या बचा 9 दूना 18, 18/144 यानी कि 14.4 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -3। क्लियर, ये हो गया R स्क्वायर का मान। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लेते हैं।
जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 144 इंटू 10 की पावर ये -3 और ये ऊपर गया तो 10 की पावर -4, ये आर स्क्वायर का। तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट, अंडर रूट। क्लियर। अब 144 रूट से बाहर निकलता है, 144 रूट से बाहर निकलेगा तो आएगा 12 इंटू ये वाला हिस्सा बाहर आएगा तो आएगा 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि ये ओवरऑल आ गया दोनों के बीच की दूरी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं इसको 12 सेंटीमीटर, यानी दोनों अवयवों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब इसी में दूसरा क्या पूछ रहा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। इस गोले ने इस पे बल लगाया F12, अब हमसे पूछ रहा है F21 का मान। अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो बल होते हैं ये क्या होते हैं भाई, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होते हैं। दूसरे ने पहले पे जितना बल लगाया होगा पहला भी दूसरे पे उतना ही बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। हम जानते हैं कि जो कूलम बल होता है, जो कूलम बल होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है। और अगर ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है तो हमको पता है कि F12 इज इक्वल्स टू F21, दोनों का परिमाण आपस में बराबर, दिशा तो अलग होगी बस परिमाण आपस में बराबर। हमको F21 का मान निकालना है तो F21 भी जो होगा वो होगा 0.2 न्यूटन, ये दूसरे वाले का दूसरा पार्ट, यानी कि ये भी इस पर 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। तो ये हमने इसके 2 क्वेश्चन कर लिए। क्लियर, चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं इसको इत्मीनान से। अब हम डिस्कस करेंगे 1.3। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/G विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करो, और यह अनुपात क्या बताता है ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं पहले इसके बारे में है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में एक तो आया है टर्म K, जिसको हम माध्यम का परावैद्युतांक कह रहे थे। एक तो आया है E, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का आवेश कह रहे थे। एक तो आया है टर्म G, फिर ME और MP। हम सारे टर्म को पहले लिख लेते हैं। K को हम कह रहे थे माध्यम का परावैद्युतांक, जो परावैद्युत पदार्थों के लिए डिसाइड होता है, और अलग अलग माध्यम का या अलग अलग परावैद्युतों का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। फिर आया E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और आपको अच्छे से इसकी वैल्यू पता होगी। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यही प्रोटॉन के आवेश की भी बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक और इलेक्ट्रॉन का आवेश उतनी ही वैल्यू ऋणात्मक। फिर कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसके बाद आता है ME। ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ME के बाद आता है MP। MP इज़ व्हाट? MP इज़ प्रोटॉन का द्रव्यमान। MP इज़ प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर। अब इन सारी चीज़ों को देख के लग रहा कि पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, सारी चीज़ें उपस्थित हैं।
तो लॉजिकली अगर हम समझ पाए तो हम इस क्वेश्चन से कोई कंक्लूजन ये निकाल पाते हैं क्वेश्चन से कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी आवेश होता है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के पास आवेश हो गया, दूसरा प्रोटॉन के पास भी आवेश, और दोनों के आवेश बराबर होते हैं, तो मैंने इसका आवेश भी E मान लिया और इसका आवेश भी E मान लिया। दूसरा, हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को me और प्रोटॉन के द्रव्यमान को mp मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच दो बल काम करेगा, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि दोनों के पास क्या है, द्रव्यमान, और इन दोनों के बीच एक बल और काम करेगा, वैद्युत स्थैतिकी बल, क्योंकि दोनों के पास क्या है, आवेश। चलिए हम लिखते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो फॉर्मूला होता है G, कैपिटल G, m1 m2। m1 का मतलब हो गया भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। और इन दोनों के बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 का मतलब E, Q1 का मतलब यहाँ हो गया E इंटू Q2 का मतलब ये हो गया E अपॉन R का स्क्वायर। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इतना और वैद्युत बल लगेगा इतना। अब यहाँ पे इस 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को हम, यहाँ पे जो कैपिटल K है ये माध्यम का परावैद्युतांक नहीं दिया यहाँ पे, इसका मान होता है ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम K भी कहते हैं। क्लियर, 1/4 एप्सिलॉन 0 को हम K भी कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, K स्मॉल K है, ये वो कैपिटल K होता है परावैद्युतांक वाला, ये स्मॉल K है, तो K E इंटू E स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गया वैद्युत बल। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। क्लियर, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 2 फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू, इसका मान है K E स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R का स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो ये रेशियो आ गया K E स्क्वायर अपॉन G me mp। देखिए ये रेशियो मुझे यहाँ दिया हुआ है। तो अभी तक हमने आपको बस ये बताया कि ये रेशियो बेसिकली आया कहाँ से है, मतलब जो डाटा हमें दिया हुआ है ये आया कहाँ से। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। अब यहाँ से हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि विमाहीन है, बहुत आसान है। हम इस पूरे को नहीं सॉल्व करना अगर चाहते हैं तो डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि ये दो बल का अनुपात है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे आया है ये, यानी दो बल का अनुपात है ये। तो ऊपर वाले बल का मात्रक न्यूटन, नीचे वाले बल का मात्रक भी न्यूटन, तो कैंसिल आउट हो गया। तो वैसे सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका कोई मात्रक नहीं है। और जब क्यों है, क्योंकि ये दो बल का अनुपात है तो मात्रक कुछ नहीं होगा। इस बल का मात्रक न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, कोई मात्रक नहीं। और जिसका कोई मात्रक नहीं होता उसकी कोई विमा भी नहीं होती है, मतलब ये क्या है, विमाहीन है। एक इसका ये तरीका है सॉल्व करने का। एक दूसरा लेंदी तरीका है कि हम इसके मात्रक को, इसके मात्रक को, इसके सारे के मात्रक को रखें और फिर ओवरऑल सॉल्व करके दिखाएं कि सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो भी दिखा देंगे विमाहीन है। हमने डायरेक्टली दिखा दिया कि ये जो चीज़ है ये दो बल का अनुपात है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दो बल का अनुपात है, इसी नाते दोनों बल के अनुपात होने की वजह से इसका जो मात्रक निकल के आएगा इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, इसी की वैल्यू इसकी इक्वल है, तो इसका भी मात्रक जो निकल के आएगा वो इसके मात्रक के इक्वल होगा। अब क्योंकि इस हिस्से का कोई मात्रक नहीं है, न्यूटन कैंसिल, तो इस हिस्से का भी कोई मात्रक नहीं होगा और इसकी ना ही कोई विमा होगी। क्लियर, तो यहाँ तक हम समझ पा गए कि इस हिस्से की कोई विमा नहीं है। अब कह रहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, जो कि हम सारणी हम यहाँ बना चुके हैं, देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं Fe अपॉन Fg इज़, चलिए के की मान ये तो यही है, जिसका वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई स्क्वायर इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन
कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27। ये मैंने सारा वैल्यू पुट कर दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻19 10⁻38 इंटू 9 तो 10⁻29 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻11 10⁻- दिस और माइनस दिस। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 10⁻69 10⁻69। अभी 10⁻69 ऊपर पहुंचा तो ये हो जाएगा 10⁻+69। बाकी चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 10⁻29 इंटू 10⁻+69। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया 10⁻+40। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये पूरी क्वांटिटी सॉल्व होगी और इंटू 10 की पावर कितना आ रहा 40 आ रहा। चलिए अब इसको थोड़ा हम अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करते हैं। इस पूरे को और इस पूरे को अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करते हैं। ये 1.6 से अप्रॉक्सीमेटली 1.6 कैंसिल, 9 से 9.1 अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल, एग्जैक्टली नहीं अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल, और ये 1.6 से ये अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स कैंसिल। तो हमें आंसर मिला क्या, सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद 1/4 और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा हमको 0.25 इंटू 10⁻40 अप्रॉक्सीमेटली। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻39। अभी किसका रेशियो है, ये है फोर्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। या हम इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻39 इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यह स्टेटमेंट बन जाएगा वी कंक्लूड डैट, मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो समान आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना प्रबल होता है। 10⁻39 गुना प्रबल होता है। तो यहाँ से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि इनका अनुपात हमेशा एक नियतांक आएगा, मतलब ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा वो हमें तुलना करके बता रहा है कि दो द्रव्यमान या दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल भी होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। और जो वैद्युत बल होता है वो उन्हीं के मध्य काम करने वाले, उन्हीं द्रव्यमान या उन्हीं आवेशों के मध्य काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻39 गुना स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक, तो वैद्युत बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, एज़ कम्पेयर टू गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये भी कंक्लूजन निकाल लिया। तो इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।